हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं राहुल सर सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस, जिसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9th का साइंस का सेशन और साइंस का पहला चैप्टर फिजिक्स से, जिसका नाम है मोशन। मोशन मतलब होता है क्या? गति। मोशन मतलब होती है गति। गति किसको कहते हैं? गति क्या है? जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स कि गति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, स्थिर मतलब किसी रुकी हुई वस्तु के सापेक्ष जब कोई वस्तु अपनी पोजीशन चेंज करता हो, अपनी अवस्था को चेंज करता हो, तो उसको कहते हैं कि वो वस्तु गतिमान है, यानी कि वो वस्तु गति कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर इंग्लिश में मोशन को डिफाइन करें तो कहेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position change continuously, when its position change continuously with respect to stationary object, with respect to stationary object। जैसे कि ये तो अभी हमने मोशन का एक्सप्लेनेशन दिया और आपका डिफिनेशन बताया कि किसी भी बॉडी को हम मोशन क्या है, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज मोशन, तो हम बताएंगे कि मोशन इज सेट ए बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन, यानी कि एक बॉडी, एक वस्तु तभी मोशन में कहलाएगी, यानी गति में कहलाएगी व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली, जब उसकी पोजीशन यानी उसकी अवस्थाएं क्या होती रहेगी, कंटिन्यूसली निरंतर बदलती रहेगी, तो उस समय कहेंगे। और वो भी किसके सापेक्ष? तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष, विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी रुकी हुई वस्तु के सापेक्ष जब कोई वस्तु क्या करती रहेगी, कंटिन्यूसली अपनी अवस्थाओं को चेंज करती रहेगी, तो वो वस्तु गतिमान होगी। जैसे कि आपको मैं इस मोशन को एक फिगर के द्वारा मैं समझाना चाहता हूँ, और जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे हाउस बनाया है, ट्री बनाया है, ये कार ए है और ये कार बी है, ये कार ए है और ये कार बी है। देखिए इससे फिगर से हमें शो कर रहा है कि ये कार ए से बी तक गई, लेकिन ये तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये रुकी हुई वस्तु है। इसके सापेक्ष ये अपनी पोजीशन को क्या किया, पहले ए पे था, अब उसके बाद बी पे गया, ए से बी की ओर गया, पोजीशन को चेंज किया ना। पहले पोजीशन ए पे था, अब पोजीशन बी पे है। किसके सापेक्ष? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष, यानी कि ये वस्तु जो है वो अपनी जगह पे स्थिर है, फिक्स है, ये नहीं चल सकती, ये नहीं चल रही है, ना ही हाउस चल रहा है और ना ही ट्री चल रही है, ये तो फिक्स है अपनी जगह पे। लेकिन चल क्या रहा है? तो कार चल रही है, क्योंकि ये अपने पोजीशन को चेंज कर रही है। दिखा? क्योंकि ये तो रुकी है और यहाँ पे कार पहले ए पे थी और उसके बाद चल के कहाँ आ गई? बी पे आ गई। इसका मतलब जो कार है हमारा वो क्या है? गतिमान है। इस फिगर में यही चीज़ दिखा रहा है कि किसी भी स्थिर वस्तु के सापेक्ष जब कोई वस्तु, ठीक है, या जब कोई बॉडी क्या करता है, निरंतर अपने अवस्था को चेंज करता रहता है, तो उस समय कहेंगे कि वो वस्तु क्या है? गतिमान है। ठीक है, तो ये रहा मोशन का डिफिनेशन, जिसको आप काफ़ी अच्छे से समझे होंगे। और हाँ, एक बात और, गति देखिए कभी कभी समझ में आती है और कभी समझ में नहीं आती। कैसे? जैसे कि हम आपको बता दें, हमारी घंटे की सुई, अगर एक घड़ी बना दें, चलिए एक घड़ी बनाते हैं, ये हमारा रहा क्लॉक, जो कि 12, 6, 3 और यहाँ पे 9, और ये हमारे बीच की जो है ये सुई है, ये छोटी सुई हो गई और ये बड़ी सुई हो गई, और एक और सुई होती है पतली सी, जो कि सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्लॉक हो गई, ये क्लॉक है। इससे मैं देखिए आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा
कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए, मैं घड़ी बनाने का तात्पर्य क्या था कि इस घड़ी का देखिए मोशन, घड़ी भी क्या होती है, गतिमान होती है। घड़ी की जो निडल होती है, यानी कि हैंड इसको कहते हैं ना, निडल, वी डोंट से निडल, इसको यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हैंड कहेंगे, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकेंड हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम हैंड, यानी कि जो घड़ी की हैंड होती हैं वो देखिए सेकंड वाली जो हैंड होती है, जब ये घूमती है तो ये तो हमें पता चलता है, ये हमें पता चलता है कि नहीं ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ये हमें पता चलता है कि ये मोशन कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पे अगर हम बात करें आवर वाली सुई की, यानी कि आवर वाले हैंड की, आवर हैंड की बात करें तो इसका गति हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत स्लो मोशन करता है। तो कहने का मतलब हम किसी भी बॉडी का, किसी भी वस्तु के गति को हम तभी ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं, जब वह फास्ट मोशन में हो, यानी कि फास्ट मूवमेंट कर रहा हो। और जब वह स्लो मूवमेंट कर रहा हो, यानी कि स्लो मोशन कर रहा हो, तो उसका हमें मोशन समझ में नहीं आता, उसकी गति समझ में नहीं आती। इसलिए कहा भी जाता है इफ ए बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट, आपके टॉपिक में मिलेगा, आपके बुक में मिलेगा, जो आप अपनी साइंस की बुक जब देखोगे तो उसमें मिलेगा कि इफ ए बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट, यानी कि जब कोई भी बॉडी क्लियरली मतलब तेजी से मूव कर रही हो, देन इट्स मूवमेंट सो क्लियरली, देन इट्स मूवमेंट सो क्लियरली, तब उसकी मूवमेंट हमें समझ में आती है, या तब उसका हम मूवमेंट को ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन इफ ए बॉडी स्लो मूवमेंट, इफ ए बॉडी स्लो मूवमेंट, या इफ ए बॉडी मूव स्लो, देन इट्स मूवमेंट डज नॉट क्लियर, तो उसका मूवमेंट उस समय क्लियर नहीं होता, क्योंकि वो बहुत स्लो मूवमेंट करती रहती है। तो ये तो रहा हमारा मोशन के ऊपर कुछ हमारे विचार और हमारे कुछ कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, इस मोशन के संपर्क में, मोशन से रिलेटेड ही है कि देखिए जब मोशन करता है तो जाहिर सी बात है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जब वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा, जब वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि वह कुछ दूरी तय करेगा, कुछ दूरी तय करेगा, कुछ विस्थापन तय करेगा, ठीक है। तो इसमें दो टर्म आते हैं, दूरी के अंतर्गत दो टर्म आते हैं। पहला होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। पहला होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस किसको कहते हैं मैं वो आपको बताऊंगा एक फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। मैं एक फिगर के अकॉर्डिंग आपको मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझाऊंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। देखिए ये रहा हमारा एक, मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये ए, ये बी और ये सी, ये एक ट्रायंगल हमारा हो गया, ठीक है। तो ये जब ट्रायंगल हो गया, देखिए तो अगर ए से बी तक कोई भी बॉडी अगर ए से बी तक आता है चल के, अगर कोई भी बॉडी ए से बी तक आता है चल के, अब आ गया कहाँ पे, बी पे आ गया, ये चलते हुए बी पे आ गया और बी से फिर ये जाता है सी को, यहाँ पे बी पे आ गया और बी से चल के फिर कहाँ गया, सी पे गया, ठीक। लेकिन जब हम डायरेक्ट ए टू सी गया, जब डायरेक्ट ए से सी गया तो देखिए ये हमारा कहलाएगा डिस्टेंस, लेकिन ये जो कहलाएगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन, हिंदी में कहते हैं विस्थापन। और डिस्टेंस इसको कहेंगे, ये क्या हो गए, दोनों को मिला के ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, यानी कि दूरी, इसको हिंदी में कहते हैं दूरी। देखिए डिस्टेंस में हम लेंगे, जब डिस्टेंस निकालने की बात आएगी, अगर यहाँ पे ये 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर सपोज डेट दिया है, ये 3 दिया है और ये 4 दिया है, तो ये कितना होगा, तो ये जाहिर सी बात है कि 5 होगा। 3, 4 और 5 दिया है, सपोज डेट 3 दिया है, 4 दिया है और ये 5 दिया है, ठीक है। तो
अगर डिस्टेंस निकालने की बात कही कि इस फिगर में बताइए कि डिस्टेंस कितनी है, तो इस फिगर में डिस्टेंस जब हम बताएंगे तो ए बी प्लस ए सी को जोड़ के बताएंगे, ए बी प्लस बी सी को जोड़ के बताएंगे कि ए बी प्लस बी सी क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस ये हुआ, यानी कि उस बॉडी के द्वारा टोटल कवर किया गया डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी। लेकिन जब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये ए सी होगा, ए सी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अब रही बात, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आपके टॉपिक पे। बाकी आपको तो समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस यानी कि वह न्यूनतम दूरी, यानी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की बीच की न्यूनतम दूरी को, मतलब मिनिमम डिस्टेंस को, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। एंड द एक्चुअल पाथ ऑफ द a body travel, the length of a body travel which actual path is called distance, यानी कि the distance क्या कहलाएगा, the distance traveled by a body is the distance traveled by a body is the actual path, यानी कि उसकी वास्तविक जो पाथ होगी, उसकी वास्तविक जो मार्ग होगी वो क्या कहलाएगी, दूरी। लेकिन उसकी जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी, जैसे कहते हैं ना लॉन्ग रूट और शॉर्ट रूट, तो जो शॉर्ट रूट है उसको हम विस्थापन कहेंगे और जो लॉन्ग रूट है उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। तो डिस्टेंस का डिफिनेशन भी यही होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी, कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इरेस्पेक्टिव डायरेक्शन। देखिए जब दूरी तय करता है तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि हम बताते हैं कि 5 किलोमीटर है यहाँ से, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे इसमें बोले कि व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, the distance traveled refers to the actual length of the indirect path, या कह लें कि the displacement refers to the straight line path between the initial position and the final position, या फिर the displacement is the actual path between the initial position and final position is called displacement। ठीक है, तो displace as well as direction, as well as direction, यानी डायरेक्शन के साथ डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस में क्या होता है कि डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट हैज ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, जैसे मैग्नीट्यूड क्या 5 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड हुआ, लेकिन 5 किलोमीटर किस दिशा में गया अगर हम दिशा उसके साथ बता देते हैं, जैसे कि मैं बताया कि 5 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा। लेकिन अगर हमने बताया कि केवल 7 किलोमीटर यहाँ से है, अगर किसी ने पूछा कि यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, हमारा दिलदार नगर रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, तो मैंने बताया कि 1 किलोमीटर, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि रेलवे स्टेशन यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि 5 किलोमीटर चाहे 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर है, यानी वेस्ट डायरेक्शन में है, तो वो हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए 2 क्वांटिटीज आती हैं, द क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं जैसे कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी उससे वो कहते हैं जिसमें दोज क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर, सॉरी स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं कि दोज क्वांटिटी विच हैज अ मैग्नीट्यूड ओनली, एंड वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं कि दोज क्वांटिटी विच हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दोनों में इतना ही अंतर है। तो डिस्टेंस हमारा क्या है,
स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं सदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी को कहते हैं अदिश राशि। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं जो डिस्टेंस होगा ये हमारा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, लेकिन जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसको हिंदी में कहते हैं सदिश और अदिश राशि। स्केलर को कहते हैं सदिश राशि और वेक्टर को कहते हैं अदिश राशि। ठीक है। हाँ, और एक बात नोट कर लीजिएगा इस बात को कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी नेवर या नाइदर बी जीरो, कैन नाइदर बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब चलिए इस पर थोड़ा सा हम मेंशन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे डिस्टेंस मतलब जीरो नहीं हो सकता और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। आइए देखते हैं। देखिए, हाँ, कब होगा, अब बात करें कि कब होगा डिस्टेंस जीरो, कब मतलब नहीं होता है। मैंने बोला कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो डिस्टेंस जीरो और डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है, कैसे पथ पे जीरो हो सकता है? तो ऑलवेज ए सर्कुलर पथ, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पथ देन डिस्टेंस विल नेवर जीरो बट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पथ पर, यानी कि एक सर्कुलर पथ पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है, एक सर्कुलर पथ पे गति कर रहा है। मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया, ये हमारा ए हो गया, ठीक। यहाँ से एक बॉडी स्टार्ट किया घूमते घूमते, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, मतलब ये घूमकर फिर से कहाँ पहुँच गया, ए पे पहुँच गया, फिर से अपने जगह पे पहुँच गया, मतलब ऐसे गति करते हुए ए पे पहुँच गया। तो यहाँ पे देखिए, जब ए पे पहुँच गया तो इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों तो सेम हो गया। यहीं से आरंभ भी किया था चलना और यहीं आके ख़त्म भी हो गया, यहाँ से शुरू किया था और यहीं आके ख़त्म हुआ, यानी कि इसका ये फाइनल पोजीशन भी है और इनिशियल पोजीशन भी है। ये फाइनल पोजीशन भी होगा इसका और इनिशियल पोजीशन भी इसका यही होगा, दोनों तो सेम होगा। और जब दोनों सेम होगा तो उसके एक्चुअल पाथ की लेंथ तो कुछ रहेगी नहीं। यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द एक्चुअल लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट ए बॉडी ट्रेवल एक्चुअल लेंथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की बीच की जो लंबाई होती है उसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो लंबाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। मतलब क्या कह रहा है कि डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल लेंथ होता है उसका, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की दूरी होती है। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की दूरी होती है, द स्ट्रेट लाइन या पाथ बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों क्या है, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसी स्थिति में डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो ये दूरी तय किया है, यहाँ से चल के इतना दूरी तय किया है, यानी इसकी इस सर्कुलर पथ की जो सर्कमफ्रेंस होगी, परिधि होगी, उसी को वो क्या कहेंगे, उसकी डिस्टेंस कहेंगे। समझ आया फ्रेंड्स? तो डिस्टेंस जीरो क्यों नहीं होता है और किस पथ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, वो पथ कैसा होगा जिस पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और कैसे पथ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता है। ठीक है,
तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब आगे। एक क्वेश्चन देखिए दिया है क्या, एक क्वेश्चन दिया है, देखिए मैं बताता हूँ। ये रहा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। इतना करने के बाद एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट। इस पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है क्या, देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड ईस्ट की ओर, एंड देन 2.2 मीटर टुवर्ड साउथ, देन 2 मीटर टुवर्ड क्या साउथ, फिर 2 मीटर साउथ की ओर चला गया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, और फिर एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड ईस्ट। तो इसमें पूछ देगा फाइंड क्या द टोटल डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, द टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये पूछ दिया क्वेश्चन कि अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, देन 2.5 मीटर टुवर्ड साउथ, एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये फाइंड करना है हमारा। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, ईस्ट की ओर, यानी कि यहाँ से मान लीजिए ये गया ईस्ट की ओर, ठीक, ईस्ट की ओर गया कितना 1.5 मीटर, फिर ईस्ट से कहाँ गया 2 मीटर साउथ की ओर, फिर नीचे आया साउथ की ओर। चलिए ये साउथ की ओर हो गया, ये ईस्ट ये साउथ, 2 मीटर हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, एंड फाइनली 4.5 मीटर क्या कहाँ जा रहा है, फाइनली 4.5 मीटर ईस्ट की ओर जा रहा है, ये 4.5 हो गया, ईस्ट की ओर जा रहा है ना। यानी कि देखिए ए बी सी और ये डी, ये एक व्यक्ति है जो कि यात्रा तय करता है, पहले ईस्ट की ओर, फिर साउथ की ओर, फिर फाइनली ईस्ट की ओर। तो टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। उसकी एक्चुअल लेंथ जो होती है वही उसकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो एक्चुअल लेंथ तो यही यही और यही हुआ ना, यानी कि ये रहा, यानी कि ये हमारा ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी जोड़ देंगे टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी कि 1.5 प्लस 2 प्लस 4.5, तो 4.5 5 1 6 2 8, यानी कि टोटल 8 मीटर ये हो गया टोटल डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ए टू डी हुआ, क्योंकि यही तो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन या पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये है, इसके बीच की जो पाथ की दूरी है, लंबाई है,
द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, द लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ये रहा, ये कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड्स ये हम स्केल से, हमारे जो स्केल या रूलर जो आते हैं उससे मेज़र कर लेंगे और मेज़र करके इसको फाइंड कर लेंगे जितना भी होगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि समान और असमान गति, समान और असमान गति, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब होता है समान और असमान गति, समान और असमान गति। समान और असमान गति किसको कहते हैं ये हमें बताना है कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन उसको कहते हैं कि व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि जब कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है तो वो समान समय में समान दूरी तय करता हो तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब कहते हैं जब व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब जब कोई बॉडी असमान दूरी समान समय में तय करता है, यानी जब कोई बॉडी समान समय में समान दूरी तय करता हो उसको समान गति कहते हैं। जब कोई बॉडी असमान दूरी समान समय में, यानी कि उसी समय में असमान दूरी तय करता हो उसको कहते हैं क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए कैसे मैं बता रहा हूं, जैसे कि ए से बी इसकी दूरी है मान लीजिए 2 किलोमीटर, समय कितना लिया? 1 घंटे। फिर बी से सी गया, ये भी 2 किलोमीटर, फिर लिया 1 घंटे। फिर सी से डी गया, ये भी 2 किलोमीटर, लिया 1 घंटे। फिर डी से ई गया, 2 किलोमीटर और लिया समय 1 घंटे। देखिए यहाँ पे कोई भी एक बॉडी है मान लीजिए जो ट्रेवल कर रहा है ए से बी, बी पर आया और बी से फिर सी पे आया, सी से फिर डी पे गया और डी से फिर ई पे गया। ये चला तो है इतना, पहले ए से बी को गया, बी से सी को गया, सी से डी को गया और डी से ई को गया, यानी कि टोटल ए टू ई यही हमारी दूरी तय किया है उसने। लेकिन ये हमने इसमें एक चीज़ देखा कि प्रत्येक 1 घंटे में उसने 2-2 किलोमीटर दूरी तय किया है। ए से बी 2 किलोमीटर 1 घंटे में, बी से सी 2 किलोमीटर 1 घंटे में, सी से डी 2 किलोमीटर 1 घंटे में, डी से ई गया तो 2 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कि समान समय और समान दूरी तय करता चला गया। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखिए, ये ए, ये मान लीजिए यहाँ पे बी, यहाँ पे आ गया सी और ये हो गया डी। ए से यहाँ गया 2 किलोमीटर पहले घंटे में,
फिर बी से ये चला गया 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर कर देते हैं, 3 किलोमीटर 1 घंटे में। और यहाँ से फिर ये 2.5 किलोमीटर 1 घंटे में। देखिए फ्रेंड्स, पहले ए पे था कोई बॉडी, फिर बी पे गया, बी से फिर सी पे गया, और सी से फिर डी पे गया। लेकिन ए से बी गया 2 किलोमीटर, 1 घंटे में 2 किलोमीटर चला है। फिर जब बी से सी गया तो 3 किलोमीटर चला है 1 ही घंटे में। फिर सी से डी चला है तो 2.5 किलोमीटर चला है 1 घंटे में। समय तो समान है लेकिन दूरी असमान है, तो उसी को कहते हैं असमान गति। यानी कि जब समान समय में असमान दूरी तय करता हो कोई भी बॉडी, तो उसकी गति कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी। समझ में आया फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अच्छे से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली बार इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।